घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पहाड़ों के बीच से गधों और ऊंटों की पीठ पर बैठकर जा रहा ये काफिला यूनिसेफ के अधिकारियों का है। कुछ महीने पहले ये उन लोगों तक राशन और दवाइयाँ लेकर पहली बार पहुंचे थे जो अपनी ही सरकार और सेना के डर से पहाड़ों में बरसों से छिपे थे। इनकी सेना इन्हें देख लेती तो गोलियों से भून डालती, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो। कल एक ऐसा समझौता होने जा रहा है जो इस मुल्क में खून खराबा रोकने की गारंटी देगा। क्या है वो गारंटी और कौन से मुल्क की बात है, पूरी कहानी जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये है दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। जून 2019 की बात है। एक देश की राजधानी में बड़ी तादाद में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। अपने हकूक और मुल्क की बेहतरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन करने वालों में पुरुष भी थे। प्रदर्शनकारियों पर सेना ने गोलियां चलवा दी, 120 लोगों को मार डाला और महिलाओं को उठा कर ले गए। कई महिलाओं को एक पास की इमारत में ले गए। सेना के जवानों ने फिर उनका बलात्कार किया। बाद में एक अखबार को चश्मदीद ने बताया कि महिलाओं की चीख सुनकर जब वो इमारत के उस हिस्से में पहुंचा तो 6 फौजी मिलकर 2 महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे। ऐसा और भी कई महिलाओं के साथ हो रहा था। ये एक देश की राजधानी के बीचों बीच का वाकया है। अगर ये देश अमेरिका, रूस या कोई यूरोपियन कंट्री होता तो बहुत बड़ी खबर होती, लेकिन इस देश का नाम सूडान है। इसकी राजधानी खार्तुम में ये घटना हुई, इसलिए दुनिया के लिए ये महज एक छोटी सी खबर थी, क्योंकि सूडान में इस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं रह गया था। वहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। जिस वक्त राजधानी खार्तुम में फौजी महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, तब सूडान के ही एक और हिस्से में नील नदी से लाशें निकल रही थी। लाशों की गिनती 40 तक गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सेना ने लोगों को मारकर नदी में फेंक दिया था। सूडान ने पिछले 4 दशक में जितनी बारिश नहीं देखी, उससे ज्यादा अपने लोगों का खून बहता देखा। आपसी झगड़ों, सेना के जुल्म और भुखमरी से मरने वालों की संख्या पिछले करीब 3 दशक में 25 लाख के पार है। लेकिन सूडान के लिए एक उम्मीद बन रही है, एक करार हो रहा है, जिससे आस ये लगाई जा रही है कि अब आगे सेना प्रदर्शन करती महिलाओं का रेप नहीं करेगी। अब किसी की गोली से किसी का खून नहीं निकलेगा। अब सूडान एक शांत देश होगा। क्या है वो समझौता, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले ये समझिए कि सूडान में इतना खून खराबा होता क्यों रहा। सूडान का अरबी भाषा में मतलब होता है काले लोगों का देश, और जिस नफरत के साथ अरबी लोगों ने ये नाम दिया होगा, उसी नफरत के साथ अरब शासकों ने सूडान पर हुकूमत भी की। नक्शे में देख लीजिए सूडान कहाँ है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का देश। सूडान के उत्तर में है मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। उत्तरी पूर्व में लीबिया है। मिस्र और लीबिया मिडिल ईस्ट में आते हैं, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। और फिर सूडान आता है, उसमें भी मुसलमान हैं। लेकिन जैसे जैसे सूडान के दक्षिण में जाते हैं तो मुस्लिम कम होने लगते हैं। ईसाई या वहां की स्थानीय कबीलाई मान्यताओं को मानने वाले लोगों की आबादी बढ़ती जाती है। सूडान के उत्तरी हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य की हुकूमत रही। फिर 18वीं सदी में पूरे सूडान पर मिस्र ने राज किया। मुस्लिम शासकों की वजह से सूडान के उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई। इन्हें आधा अरबी कहा जाता था, हाफ अरेबिक। सूडान के लोगों को अरब शासक गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनकी खरीद फरोख्त होती थी। इस्लामिक शासन के दौर में भारत में भी अफ्रीका से गुलाम लाने का जिक्र इतिहास में दर्ज है। फिर 19वीं सदी के आखिर में जाकर सूडान और मिस्र को अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन के शासक भारत समेत दुनिया के कई देशों को आज़ाद कर रहे थे, तो सूडान में भी राष्ट्रवाद जागा। आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। 1 जनवरी 1956 को सूडान आज़ाद हो गया, लेकिन उससे पहले एक घटना और हुई। 1955 में उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान यानी मुस्लिम बहुल इलाके और ईसाई बहुल इलाके में गृह युद्ध छिड़ गया। अलग अलग देश बनाए जाने की मांग होने लगी, लेकिन आज़ादी की खुशी में ये मांग फौरी तौर पर बैकसीट पर चली गई और 1956 से सूडान लोकतांत्रिक देश बन गया। सूडान में लोकतंत्र का फूल पूरा खिलने से पहले ही लेकिन मुरझा गया। चुनावों के बजाय तख्ता पलट और फौजी हुकूमतों का कब्जा होने लगा। 1969 में पहले मिलिट्री कू के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक देश का तानाशाह रहा, राष्ट्रपति रहा। 1986 में सादिक अल मेहदी प्रधानमंत्री बने,
लेकिन 1989 में ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने तख्ता पलट कर दिया और अगले 30 साल तक हुकूमत चलाई। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में उमर अल बशीर को गिना जाता है। इतना क्रूर कि उसने विद्रोही होने के शक में पूरे के पूरे गांव में आग लगवा दी। उसके शासन के दौरान करीब 600 से ज्यादा गांव बिल्कुल उजाड़ दिए गए। उसकी फौज बागी होने के शक में पूरे गांव को गोलियों से भून डालने में परहेज नहीं करती थी और इसी फौज के डर से लाखों लोग जंगल में जाकर छिप गए थे। तो ये कौन लोग थे जो अपने शासक उमर अल बशीर का विरोध करते थे? ये साउथ सूडान के वो संगठन थे जिन्हें नॉर्थ सूडान के अरबियों की सत्ता कबूल नहीं थी। उमर अल बशीर भी अरबी था। साउथ सूडान में ज्यादातर ईसाई होने के अलावा वहां का समाज कबीलों में बटा था, ट्राइबल समाज था। हर कबीले का अपना नेता, अपना संगठन। इन्होंने कभी राजधानी खार्तूम में बैठने वालों की सत्ता कबूल नहीं की। हमेशा सरकार के खिलाफ हथियारबंद विरोध करते रहे। साल 1985 में उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसमें सूडान के आप लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिर इस झगड़े में हमेशा की तरह अमेरिका ने भी दिलचस्पी दिखाई। क्यों थी दिलचस्पी? 2 वजह हैं। पहली, दक्षिणी सूडान की ईसाई मूल के लोग मुस्लिम शासकों से लड़ रहे थे, तो अमेरिका की ईसाई लॉबी वहां की सरकार पर दखल देने के लिए दबाव बना रही थी। और दूसरी वजह, साउथ सूडान में तेल के बड़े भंडार, जहां तेल वहां अमेरिका की दिलचस्पी। 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा था कि सूडान मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। और राष्ट्रपति बुश के ही दूसरे कार्यकाल में साल 2005 में सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर ने विद्रोहियों के साथ शांति का समझौता किया। करार के हिसाब से साउथ सूडान को अलग देश बनाने के लिए जनमत संग्रह होना था। जनवरी 2011 में यह जनमत संग्रह रेफरेंडम हुआ। 99% लोगों ने कहा हम अलग देश चाहते हैं और इसी के मुताबिक 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान को अलग देश बना दिया गया। तानाशाह उमर अल बशीर अपने ही देश का एक हिस्सा छोड़ने के लिए राजी हो गया और वजह 2011 के आसपास अरब के कई देशों में अपनी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। इसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। बशीर को डर था कहीं उसके खिलाफ भी बड़ी बगावत न भड़क जाए। सूडान से साउथ सूडान अलग देश बन गया। तब होना क्या चाहिए था? झगड़ा खत्म होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। वेस्टर्न दारफुर, साउथ कोर्दोफान और ब्लू नाइल, ये 3 इलाके सूडान में रह गए जहां गैर अरब अल्पसंख्यक पहले से विद्रोह कर रहे थे। ये साउथ सूडान में नहीं गए। पश्चिम दारफुर में 2003 से ही हथियारबंद बगावत चल रही थी। इसमें 3 लाख लोग मारे जा चुके थे, 25 लाख पलायन कर चुके थे। इन हथियारबंद विद्रोहों के अलावा जनता भी तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। आखिरकार अप्रैल 2019 में इन सब घटनाओं के चलते तानाशाह उमर अल बशीर का तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन तक फौजी हुकूमत रही और अभी सूडान में अंतरिम सरकार है जिसके प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक। नई सरकार ने विद्रोहियों से कहा कि आपने जिस तानाशाह के विरोध में हथियार उठाए थे वो अब चला गया, अब खून खराबे का क्या मतलब है? तो कई सारे विद्रोही गुटों के बड़े संगठन सूडान रिवोल्यूशनरी फ्रंट यानी कि SRF ने सरकार से कहा आप हमारी मांगे मान लीजिए, हम विद्रोह छोड़ देंगे। कई दौर की बातचीत हुई और अब दोनों में सहमति बन गई है। क्या समझौता हुआ? कई बिंदु हैं जिन पर झगड़ा चलता था, जैसे जमीनों का मालिकाना हक, सत्ता में हिस्सेदारी, शरणार्थियों को दोबारा बसाना, विद्रोही सैनिकों और युद्ध से विस्थापितों को आर्थिक मदद देने की मांग। इन सारी बातों पर सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक विद्रोही गुट SRF के लड़ाकों को धीरे धीरे सूडान की सेना में शामिल किया जाएगा। साउथ कोर्दोफान के सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट ने अलग से सूडान की सरकार से शांति समझौता किया। इसके तहत विद्रोहियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाजत दी जाएगी। सूडान की सरकार और विद्रोहियों के बीच कल यानी 3 अक्टूबर को ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर होंगे। दक्षिणी सूडान के जुबा शहर में ये करार होगा। सूडान पीस कमीशन के चेयरमैन सुलेमान अल दबाइलो ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। हमें उम्मीद है इस करार से हिंसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस डील को ऐतिहासिक बताया। कहा कि हमें उम्मीद है कि ये समझौता दुनिया के एक हिस्से के इंसानों को कत्ल-ओ-गारत से आज़ाद करके अमन के रास्ते पर लाएगा। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1 अक्टूबर की शाम उनके सहयोगी हिप होक्स का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। तब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वारंटीन में रहने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 74 साल है। वो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, यानी उनको ज्यादा खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, इसकी खिल्लियां उड़ाई। 29 सितंबर को हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन्होंने मास्क पहनने के लिए विपक्षी कैंडिडेट जो बाइडेन का मजाक भी उड़ाया। ट्रंप और मेलानिया के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। अभी दोनों व्हाइट हाउस के अंदर हैं। उम्मीद करते हैं कि जब अंदर हैं
तब बाहर उन्होंने जो हरकतें की उस पर विचार करेंगे, किस तरीके से बीमारी को हल्का करके आंका। दूसरी सुर्खी सिंगापुर से है। यहाँ एक वकील लिम टीन की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। टिन फाइनेंशियल एडवाइजर लियोंग जी हियान के ऊपर हुए मानहानि के मुकदमे को डिफेंड करने वाले थे। जी हियान पर मानहानि का मुकदमा प्रधानमंत्री ली शियन लूंग ने दायर किया और वजह इसकी एक फेसबुक पोस्ट जिसमें हियान ने प्रधानमंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता टीन के अरेस्ट को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और पुलिस कह रही है कि टीन एक पुराने मामले में पुलिस की नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए धर लिए गए। तीसरी सुर्खी लेबनान से है। बेरूत ब्लास्ट के मामले में 2 रूसी लोगों की गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की गई। ये रिक्वेस्ट ब्लास्ट की जांच कर रहे एक जज ने इंटरपोल से की। कहा कि इस जहाज के मालिक और कैप्टन को गिरफ्तार किया जाए। इस जहाज में अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसकी वजह से धमाका हुआ। इस धमाके में लगभग 190 लोगों की जान गई, 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। फिर भयानक विरोध प्रदर्शन भी हुए। पूरी लेबनान सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और अभी तक नई सरकार नहीं बनी है। लेबनान का अगर आपको पूरा प्रकरण जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया था कि ये जहाज का मालिक का मामला क्या है। ये थी आज की सुर्खियां। अब तारीख की बारी है। आज तारीख 2 अक्टूबर और इसका संबंध जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से, एक अभियान की शुरुआत से जिसने हिटलर की बर्बादी की बुनियाद रखी। हिटलर सोवियत संघ पर आखिरी धक्का लगाना चाहता था, उसे बिखेर देने के लिए, लेकिन निशाना उल्टा पड़ गया और उसकी सारी चाहतें चकनाचूर हो गई। साल था 1941, दूसरे विश्व युद्ध का तीसरा साल। जर्मनी आगे बढ़ता जा रहा था। छोटे देश बहुत आसानी से जर्मन सेना के आगे सरेंडर कर रहे थे। कोई भी ताकतवर देश उसके रास्ते में आने के लिए तैयार नहीं था। हिटलर की चाह बढ़ती जा रही थी। दिल उसका सोवियत संघ पर आ गया, उस सोवियत संघ पर जिस पर जोसेफ स्टालिन राज कर रहा था, जिससे हिटलर ने समझौता किया था वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले कि एक दूसरे की राह में टांग नहीं अड़ाएंगे। हिटलर ने समझौता तोड़ने का फैसला किया। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले का आदेश दिया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बारबरोसा। 12वीं सदी के रोमन सम्राट बारबरोसा के नाम पर। स्टालिन इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सोवियत संघ के लड़ाकू विमान उड़ने से पहले ही तबाह कर दिए गए। जब जर्मन सेना सोवियत संघ के गांवों में पहुंची तो वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया। हिटलर खिल उठा। वो एक अभेद्य किले को भेदने से एक कदम दूर था, राजधानी मॉस्को को भेदने से। मॉस्को पर कब्जे के लिए अलग से तैयारी हुई। एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया। नाम दिया गया ऑपरेशन टाइफून, यानी कि तूफान। हिटलर तूफान की रफ्तार से जीत हासिल करना चाहता था। उसे लगता था सोवियत संघ एक खोखला ढांचा है जो एक धक्के से भरभरा कर गिर जाएगा और इसकी टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। 2 अक्टूबर 1941 ऑपरेशन टाइफून लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अब तक स्टालिन की रेड आर्मी लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी थी। फैक्ट्रियों में टैंकों का प्रोडक्शन हो रहा था। अमेरिका से मदद मिल रही थी। घर घर में जंग की तैयारी हो रही थी। स्टालिन ने पूरी जनता को लड़ाई के मैदान में उतार दिया। जर्मन सेना को करारा जवाब मिला। उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया और इतने में आ गया जाड़े का महीना। सोवियत संघ को मिल गए 2 नए साथी, जनरल विंटर और जनरल मड। जनरल विंटर मतलब ठंड का मौसम और कीचड़। जनरल मड का मतलब तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रास्ता बर्फ से बिछा। ट्रकों के चलने से बर्फ कीचड़ में बदल गई। जर्मन टैंक और ट्रक फंसते चले गए। लंबा जाम लग गया। जर्मन सेना इस चुनौती के लिए कतई तैयार नहीं थी। फिर बात आई कि मॉस्को पर चढ़ाई का मिशन अभी के लिए रोक दिया जाए। हिटलर ने कहा ऑपरेशन जारी रहेगा। इसका मतलब था और मौतें, जर्मन सेना की तबाही, और वही हुआ। रेड आर्मी ने जनवरी 1942 की शुरुआत में जर्मन सेना को मॉस्को से बहुत दूर धकेल दिया। 7 जनवरी 1942 को हमला रोक दिया गया। हिटलर को पहली मात मिली। वो बौखला गया। स्टालिन को हराने के इरादे को गहरी चोट लगी थी, लेकिन स्टालिन ने अपना इरादा पक्का कर लिया, दुश्मन का पीछा करने का इरादा। अप्रैल 1945 में रेड आर्मी ने बर्लिन को घेर लिया। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। ऑपरेशन टाइफून के जरिए हिटलर ने पलीते में आग लगाई और वो बम आखिरी में उसी के घर में फूटा। ये था आज का दुनियादारी शो। आखिरी में विश्व कविता। आज आपको सुनाते हैं पोलिश कवित्री और मेरी फेवरेट कवियत्री विश्वास शिम्बोष्का की कविता चमकता सितारा। संयोग, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हें अनिवार्यता जाना। अनिवार्यता, मुझे क्षमा करना अगर मैंने गलत समझा। खुशी, मुझसे न रूठो कि मैं सोचती थी तुम मेरी हो। मेरे मृतकों, मैं शर्मिंदा हूं कि तुम कम कम ही अब याद आते हो। काल, मुझे माफ करना कि घड़ी पल का हिसाब मुझसे न रखा गया। पिछले प्यार, माफ करना कि नए प्यार को ही पहला समझ रही हूं। अतीत के युद्धों,
मुझे माफ करना कि गुलदस्ता लेकर घर लौटी हूं। रिश्ते हुए जख्मों, माफ करना कि मैंने भी उंगली में सुई चुभोली है। आर्तनाद करते लोगों से माफी चाहती हूं मैं, नाच गाने का रिकॉर्ड बजाने के लिए। रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षारत लोगों, मैं शर्मिंदा हूं कि सुबह 5 बजे सोई पड़ी हूं आज। मौके बेमौके हंसने के लिए शर्मिंदा हूं, ओ लहूलुहान आशा। रेगिस्तानों, मुझे माफ कर देना कि चम्मच भर पानी लेकर तुम तक दौड़ी ना आई। और ओ गरुड़, तुम साल दर साल हरदम उसी पिंजरे में बैठे, एक टक उसी एक बिंदु को निहारते हुए, तुम भी मुझे माफ कर देना। गो कि तुम मसाला लगे भूस भरे परिंदे ही तो थे। मैं गिराए गए पेड़ से माफी मांगती हूं मेज के चारपायों के लिए। मैं बड़े सवालों से माफी चाहती हूं छोटे जवाबों के लिए। सत्य, मेरी तरफ इतने गौर से न देखो। गरिमा, मुझ पर भी मेहरबान रहो। जीवन रहस्य, बुरा न मानना कि तुम्हारी पोशाक से कोई तार मैं कभी कभार खींच लेती हूं। आत्मा, मुझसे नाराज न होना कि मैं तुम्हें बेशतर भूले रहती हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि बैक वक्त हर जगह नहीं हो सकती। मैं हर एक से माफी चाहती हूं कि मैं हर औरत, हर मर्द नहीं बन सकती। मैं जानती हूं मेरे इस तरह होने का कोई औचित्य नहीं है कि मैं खुद अपना रास्ता रोके खड़ी हूं। मुझसे बदगुमान न हो वाणी कि मैं भारी भरकम शब्दों को चुनती हूं और फिर मेहनत करती हूं कि वे हल्के फुल्के मालूम हो। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।